ब्रह्मांड की उत्पत्ति के शुरुआती क्षणों में क्या हुआ था? सच तो यह है कि हम वास्तव में इस बारे में नहीं जानते, क्योंकि प्रयोगशाला में इतने कम समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझने के लिए बहुत ऊर्जा और सटीकता की आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में कई सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया एवं बाद में रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि डोपलर इफेक्ट से भी की जा चुकी है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, जो आज भी गतिशील अवस्था में है। इसके बाद ही समय, स्थान एवं वस्तु की व्युत्पत्ति हुई। कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाश गंगाओं का निर्माण करने लगे। बिग बैंग घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। होयल ने इस परिकल्पना के विपरीत स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। लेकिन वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त की। तो हम बात कर लेते हैं आकाश गंगा एवं निहारिका क्या है। मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाश गंगा एंड्रोमेडा, जो सौरमंडल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीले तारों का क्षेत्र है। आकाश गंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक एडविन हब्बल थे। मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। अगला टॉपिक हमारे तारे का जन्म तथा विकास। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्था से होकर गुजरता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर हो तो चंद्रशेखर सीमा है, तो वह लाल दानव से श्वेत वामन और अंततः काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक है तो तारे की मध्यवर्ती परत के गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे के ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है, जिससे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह तारा न्यूट्रॉन तारा तथा इसके पश्चात ब्लैक होल में बदल जाता है। तारों का रंग, तापमान एवं उम्र। तारों के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है, जैसे नीला व सफेद युवा आद्य तारा, नारंगी प्रौढ़, लाल वृद्ध। अंततः विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है। यह वह कृष्ण विवर बन जाता है। अब हम बात करते हैं चंद्रशेखर सीमा के बारे में। एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिकविद थे, जिन्होंने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इससे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
न्यूट्रॉन तारा क्या है? सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है से न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। अत्यधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉन से बने तारों को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। यह तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहा जाता है। कर्षण विवर, ये क्या होता है? कर्षण विवर अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता। इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। कर्षण विवर की पुष्टि प्रकाश के अपने पथ के विचलन के द्वारा की जाती है। कर्षण विवर का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो रही हो। ब्लैक होल तारा में बड़ा या छोटा हो सकता है। छोटे ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक होता है, वे विस्फोटित होकर अंततः कर्षण विवर में परिणत हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नक्षत्र की। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इनकी संख्या 27 मानी जाती है। भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। यह आकाश में पृथ्वी के चतुर्दिक स्थित होते हैं एवं रात में दिखाई पड़ते हैं। कुछ प्रमुख नक्षत्र हैं जैसे चित्राहस्त, विशाखा, श्रवण, घनिष्ठा, मध्या, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी इत्यादि। नक्षत्र दिवस किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह दिवस 23 घंटे में 56 मिनट का होता है। आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आवृत्तियों को तारामंडल कहते हैं। वर्तमान में तारामंडल में उनके पास के वातावरण को भी शामिल माना जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक अनुसार इनकी संख्या 88 मानी गई है। ये ध्रुव तारा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहते हैं। यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का ही सदस्य है। सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, अर्थात सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करेगी। जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि मेरी वीडियो में कमी क्या है ताकि मैं उस कमी को सुधार सकूं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें।